सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पॉलिटी का अगला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग अपना फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा संविधान बनने की जो चरण है, जो प्रक्रिया है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग सारे वीडियोज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। नागरिकता के बारे में जो उल्लेख है वो पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 2 में है। सुधार लीजिए, पार्ट 2 में है, भाग 2 में है। और याद रखिएगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो नागरिकता के बारे में कहता है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता कितने प्रकार से ली जा सकती है, नागरिकता समाप्त करने के कितने नियम हैं, कौन भारत का नागरिक हो सकता है, भारत के नागरिक को दिए जाने वाले अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग NRI पढ़ेंगे, OCI पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ है जो इसमें हम लोग उल्लेख करेंगे कि नागरिकता से संबंधित जितने भी नागरिकता कौन दे सकता है, हम लोग को संसद दे सकता है, और उसमें भी कौन मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे सकता है। उन सारे चीज़ों को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं BSSC और बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम की तैयारी करवाता हूं, और काफ़ी ऐसे प्रश्न को मैं लाता हूं जो आपके एग्ज़ाम में संबंधित पूछे जा सकते हैं, या पूछे गए हैं, या पूछने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आर्टिकल 5 सबसे पहले पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 ये क्या कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय दी जाने वाली नागरिकता, यानी कि संविधान के लागू होने के समय दी जाने वाली जो नागरिकता है वो देखिए 14 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो पारित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा पारित किया गया उस समय नागरिकता कानून को लागू कर दिया गया। बाकी सब 1950 में है, लेकिन ये उसी समय लागू कर दिया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन टू हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और 19 जुलाई 1948 तक ये कट ऑफ डेट है, याद रखिएगा। ये डेट आपको याद रखना है। देखिए ये है क्या, आर्टिकल 6 कहता क्या है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले, यहाँ क्या है आर्टिकल 7 पाकिस्तान से भारत आने वाले, यानी कि भारत से ये उल्टा बोल दिया हम। आर्टिकल 6 बोलता है पाक से भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता कैसे मिलेगी, और भारत से पाक जाने वाले माइग्रेंट्स के बारे में ये कहता है आर्टिकल 7। तो ये अंतर है, समझिएगा। और डेट भी दोनों में अंतर है। 19 जुलाई 1948 तक ये आपका आर्टिकल 6 लागू है, और 1 मार्च 1947 के बाद आपका आर्टिकल 7 लागू है। और इसी में रीसेटलमेंट की बात की गई है, रीसेटलमेंट की बात की गई, यानी कि समझिएगा आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो पाकिस्तान से भारत आ गया है 19 जुलाई 1948 तक वो भारत का नागरिक होगा, वो भारत का नागरिक होगा। और आर्टिकल 7 क्या कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान को जाने वाले 1 मार्च 1947 के बाद, या जिनका रीसेटलमेंट पाकिस्तान में हो गया है, वो भारत के नागरिक नहीं, वो पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे। पाकिस्तान वाला समझेगा उसको नागरिकता देना है कि नहीं देना है। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये ओवरसीज़ इंडियन के बारे में बोलता है। यानी कि आप समझ लीजिएगा आर्टिकल 8 जो है वो ओवरसीज इंडियन के बारे में बोलता है, यानी कि जो भी भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं उनके बारे में कौन बोलेगा? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 के बारे में क्या है? आर्टिकल 9 कहता है जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, ये आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है? कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, ये कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बोलता है। और याद रखिएगा इसमें 16 से ज़्यादा देशों के साथ समझौता किया गया है, यानी कि कैसे किसी देश का, मान लीजिए कोई भारत से विदेश चला गया, विदेश में ही रह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भारत की नागरिकता नहीं जाएगी, उसके बारे में कुछ शर्त जो है वो आर्टिकल 10 बोलता है। याद रखिएगा नागरिकता से संबंधित जितनी भी शर्तें हैं वो भारतीय संसद तय करेगी, भारतीय संसद तय करेगी। और संसद में भी कौन, बताइए कौन विभाग? गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री तय करेगी। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। यही संसद जो है वो शर्तें निर्धारित करता है कि नागरिकता की क्या शर्तें होंगी, और नागरिकता जो है वो संसद में भी कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय प्रदान करता है, गृह मंत्रालय। याद रखिएगा सिटीजन्स क्या है, एलियंस क्या है, समझिएगा। सिटीजन्स जो होते हैं वो फुल मेंबर होते हैं किसी भी इंडियन स्टेट के, भारतीय स्टेट के। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि इनको वोट देने का भी अधिकार है और सिविल राइट भी है, ठीक है। लेकिन जो एलियंस हैं, एलियंस इनेमी भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। अब
सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट्स, ये किसी दूसरे राज्य के हो सकते हैं। राज्य का मतलब है यहाँ देश, ठीक है। दे डोंट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसको सारा सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता है, याद रखिएगा। फ्रेंडली एलियंस कुछ होते हैं, फ्रेंडली एलियंस पाकिस्तान जो है वो इनेमी में आ जाता है, फ्रेंडली एलियंस नहीं है। जैसे भारत के साथ जिसके संबंध अच्छे हैं वो फ्रेंडली एलियंस कहलाएंगे, और जिसके साथ संबंध खराब है वो इनेमी कहलाएंगे, इनेमी एलियंस कहलाएंगे। याद रखिएगा, आर्टिकल 22 के तहत उनको डिटेंशन किया जा सकता है, और डिटेंशन ऑफ 3 मंथ्स, उनको 3 महीने तक इनेमी को भारत में बिना ही क्या बोलते हैं, आर्टिकल 22 उस पर लागू होगा, डिटेंशन कर सकते हैं 3 महीने के लिए। देखिए, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले अधिकार जो है वो 15, 16, 19, 29, 30, ये याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर आपका आर्टिकल 15 के तहत भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 बोलता है रोजगार में अवसर की समानता, ये भी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन, यानी कि कहीं भी भाषण देने का, कुछ बात को एक्सप्रेस करने का, सभा असेंबली बनाने का, एसोसिएशन एक साथ एकत्र होने का, मूवमेंट कहीं भी मूवमेंट करने का, कहीं भी जाकर बसने का, प्रोफेशन धंधा करने का, ये सारा अधिकार आर्टिकल 19 बोलता है, और ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 29 और 30 जो है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राइट टू वोट आर्टिकल 326 बोलता है, आर्टिकल 326 जो है वो राइट टू वोट के बारे में बोलता है, और वोट देने का अधिकार भी केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और विदेशी नागरिक को ये प्राप्त नहीं है, ये एलियंस को प्राप्त नहीं है। और बात करें राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि चाहे तो वो पार्लियामेंट संसद का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कोई भी चुनाव हो, या फिर वो विधानसभा का चुनाव हो, विधानसभा विधान परिषद का चुनाव हो, उसमें वही मेंबर खड़ा हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, विदेशी नागरिक को उसमें खड़े होने का अधिकार नहीं है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेज, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये सारा पोस्ट जो है ये केवल और केवल भारत का नागरिक ही प्राप्त कर सकता है। देखिएगा, जब भी आपको देखेगा उसका अहर्ताएँ, राष्ट्रपति की अहर्ताएँ, उसमें लिखेगा ये कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वहाँ लिखा रहता भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि किसी को भी कोई पोस्ट होल्ड करने के लिए पब्लिक ऑफिसर्स को, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, हाई कोर्ट का जज क्यों ना, गवर्नर क्यों ना हो, अटॉर्नी जनरल क्यों ना हो, उसे भारत का नागरिक होना सबसे पहले आवश्यक है। भारत का नागरिक अगर वो नहीं है तो उसे भारत में कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो सिविल राइट हो या पॉलिटिकल राइट हो। आगे बात करते हैं, भारत में सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन राष्ट्रपति पद के लिए ही एलिजिबल होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन चाहे तो वो जन्म से या फिर नेचुरलाइजेशन के तरीके से, वो यही 2 तरीका है कि वो राष्ट्रपति के पद के लिए वो एलिजिबल हो सकता है, माना जा सकता है। बट यूएसए में क्या है, ओनली सिटीजन बाय बर्थ ही राष्ट्रपति का पद एलिजिबल है। यानी कि देखिए, यूएसए में क्या है कि जो जन्म से यूएसए का नागरिक है केवल वही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में क्या है, चाहे तो वो जन्म से भारत का नागरिक हो, या नागरिकता प्राप्त करने की एक तरीका है प्राकृतिककरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन, इस तरीके से भी अगर वो भारत का नागरिक है तो भी वो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो सकता है। ये आपको अंतर समझना चाहिए, भारत का नागरिक होने में और विदेशी नागरिक होने में ये अंतर है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है सिटीजनशिप के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। सबसे पहले जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना है। सिटीजनशिप एक्ट कब आया था? 1955। ज़िंदगी में कभी इस डेट को, इस ईयर को नहीं भूलना है। इसी में संशोधन होगा, जितना बार संशोधन हुआ इसी में हुआ है, लेकिन ये एक्ट तो वही है, एक्ट यही होगा, याद रखिएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे नागरिकता खो सकते हैं, ये सारा चीज़ सिटीजनशिप एक्ट में कहा गया। यानी कि नागरिकता ग्रहण कर सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है नागरिकता पाने और नागरिकता खोने का जिक्र इसमें टोटल चीज़ किया गया है। अब देखिएगा, इसमें 6 बार संशोधन हुआ है, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, ठीक है। 86, 92, 2003, 5, 15, 19 और 2019 में जो हुआ था वो 11 दिसंबर 2019 में हुआ था संशोधन, याद रखिएगा, डेट आपको याद रखना है। अब समझिएगा, नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं और नागरिकता त्याग करने के, पाने के 5 तरीके और खोने के 3 तरीके, ये आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना है।
नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके कौन कौन है? ब्रांड, ट्रिक है इसका ब्रांड। 20 हो गया बाय बर्थ, जन्म के साथ। रजिस्टर में यानी कि पंजीकरण के साथ। एक्वायर, कोई चीज़ कोई क्षेत्र को जीत लेना। मान ली भारत पाकिस्तान को जीत लेता है, तो अगर पाकिस्तान भारत में मिल गया तो पाकिस्तानी नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएगा, वो एक्वायर होता है। नेचुरलाइजेशन, ये हम आगे बताएंगे। और डिसेंट भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये 5 तरीका है जिससे हम लोग नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसका ट्रिक है BRAND। बर्थ, R से रजिस्टर, A से एक्वायर, N से नेचुरलाइजेशन, D से डिसेंट। एक एक करके सारे चीज़ों को हम लोग पूरे अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, बाय बर्थ के हम लोग समझते क्या है। अगर ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया, कोई पर्सन भारत में जन्म लिया है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक, तो वो भारत का नागरिक होगा। कि उसके पापा कुछ भी है, उसकी मम्मी कुछ भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारत में जन्म लिया अगर इस पीरियड में, उसके पापा डोनाल्ड ट्रंप, मम्मी भी कोई और है, मान लीजिए एक बात, और वो भारत में जन्म लिया है, पापा मम्मी कोई भी देश का होगा, अगर वो इस पीरियड में भारत में जन्म लिया तो भारत का नागरिक होगा। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर वो 1 जुलाई के बाद जन्म लिया, मान लेते हैं, इस दोनों के बीच में तो समझ गए। अब 1 जुलाई 1987 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक कब होगा? यदि उसके या तो मम्मी तथा पापा, माता तथा पिता में से कोई एक उस बच्चे के जन्म के समय भारत का नागरिक हो। जिस समय बच्चा का जन्म हुआ उस समय में मम्मी या पापा में से कोई एक आदमी भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है? अगर 3 दिसंबर 2004 तक के बाद, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ है भारत में, तो क्या होगा? उसको भारत का नागरिक कब समझेंगे? यदि दोनों पेरेंट्स भारत का नागरिक हो, या एक पेरेंट्स भारत का नागरिक होगा तो दूसरा पेरेंट्स इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, इनेमी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, फॉरेन डिप्लोमेट्स का बच्चा या फिर एनिमी का बच्चा कभी भी भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकता है। ये कंडीशन है बाय बर्थ का। बात को समझ गए? बच्चा का जन्म अगर इस पीरियड में हुआ 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, तो उसका बाप और माँ कुछ हो, विदेशियों नागरिक हो, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा बच्चा। 1 जुलाई 1987 के बाद का बात करें तो माता या पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो बच्चा के जन्म के समय। दूसरा, अगर 3 दिसंबर 2004 में किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ, भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि दोनों का जन्म, माता तथा पिता दोनों बच्चा के जन्म के समय भारतीय नागरिक हो। बर्थ के समय, बच्चा के बर्थ के समय भारतीय नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि मम्मी भारत का नागरिक है, पिता जो है वो कनाडा का नागरिकता हासिल कर लिया, वैसा नहीं। दोनों पेरेंट्स भारतीय नागरिक हो, और या फिर ऐसा हो कि दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा पर्सन इलीगल ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स ना हो। यानी कि समझिएगा, एक पेरेंट्स भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन है बाय डिसेंट। डेट जरूर रखिएगा, पूछ सकता है। बाय डिसेंट क्या कहता है कि ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन भारत के बाहर जन्म लिया है। देखिए, बर्थ का मतलब क्या है? ये भारत में ही जन्म लिया है, भारत में ही जन्म लिया है, ये भारत में ही जन्म लिया है, ये बोलता है बाय बर्थ। लेकिन डिसेंट का मतलब क्या है? भारत के बाहर जन्म लिया। मान लीजिए ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जन्म लिया है, लेकिन 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, डेट याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1992 तक इस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का सिटीजन कहा जाएगा बाय डिसेंट के द्वारा, इफ़ हिज फादर वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यदि उसका बाप जो है वो इंडियन सिटीजन हो। विदेश में भी जन्म हुआ है, लेकिन अगर उसका बाप भारतीय नागरिक है इस पीरियड में, तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। आप समझिएगा, यदि बच्चे का जन्म आउटसाइड इंडिया हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 के बाद इस डेट के बाद, तो क्या होगा? वह बच्चा भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता तथा पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ पर क्या था? सिर्फ पिता का था, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। और देखिए, 3 दिसंबर 2004, यहाँ भी डेट क्या था? 3 दिसंबर 2004, यहाँ भी डेट है 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 के बाद किसी बच्चे का जन्म अगर आउटसाइड इंडिया होता है, भारत के बाहर होता है, तो बाय डिसेंट उसे भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। 3 दिसंबर 2004 के बाद उसे किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी अगर उसका जन्म भारत में, यानी कि अभी के समय में 2024 चल रहा है, 2025 चल रहा है, अभी अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता है तो उसे भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन है, अनलेस उसे अपने जन्म के 1 साल के भीतर अपने डिप्लोमेट यानी कि इंडियन कंसल्टेंट के पास रजिस्टर करवाना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर वो विदेश में जन्म हुआ है, मान लीजिए माता और पिता उसका अमेरिका में है, माता पिता अमेरिका में है, बच्चा का जन्म अमेरिका में हो गया, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर जो इंडियन डिप्लोमेट है, अमेरिका में हर जगह इंडियन डिप्लोमेट होता है,
वो इंडियन डिप्लोमेट के पास जाएगा, बोलेगा वहाँ पर रजिस्टर करवाएगा, बोलेगा सर ये मेरा बच्चा अमेरिका में जन्म लिया है, मैं इसे इंडियन नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ, इसीलिए वो रजिस्टर कराएगा। अगर वो रजिस्टर करवा देता वहाँ पर तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। ये एक कंडीशन है। अब समझिएगा, यदि कोई माइनर को भारत की नागरिकता बाय डिसेंट मिली है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता भी रखता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर जाएगी, बशर्ते उसे 6 महीने के भीतर दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी। मान लीजिए कि उसे बाय डिसेंट भारत की नागरिकता मिली है, लेकिन वो कनाडा की भी नागरिकता रखता है, ठीक है। मान लीजिए वो बच्चे का जन्म है, वो रजिस्टर करवा दिया यहाँ पर भारत का डिप्लोमेट के पास, और कनाडा का भी बच्चा कनाडा का भी नागरिकता के लिए वो अप्लाई कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि भारत का नागरिक भी होगा, कनाडा का नागरिक भी होगा। 2 देश का नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, याद रखिएगा। एकल नागरिकता जो है भारत में वो ब्रिटेन से ली गई है। दोहरी नागरिकता यूएसए में चलती है, यूएसए में, भारत में नहीं चलती है, याद रखिएगा। तो अगर दोहरी नागरिकता प्राप्त किया है तो 6 महीने के भीतर उसको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ समझिएगा किस कंडीशन से, ये समझिएगा आर्टिकल कौन सा है हमारा, देखिए आर्टिकल 9, जो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये सिचुएशन है, आपको एक एक चीज़ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, ये पंजीकरण या ये सबसे बेस्ट तरीका। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एनी पर्सन, जो हमारा केंद्र सरकार है वो किसी भी पर्सन को जो कि इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए उसको भारत की नागरिकता दे सकता है, निम्न शर्तों पर। जो शर्त निम्न है उसमें कुछ सारा कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, पहला शर्त क्या है, वो भारतीय मूल का व्यक्ति जिसे भारत की नागरिकता चाहिए, भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा। ये 7 वर्ष वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा हुआ है कि पूछता है अगर किसी को बाई रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे कितने साल भारत में रहना होगा, 7 साल उसे भारत में रहना होगा। भारतीय मूल का व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में भारत के विभाजन से पूर्व रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता बाई रजिस्ट्रेशन प्राप्त दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान एक था, ठीक है, वो पाकिस्तान चला गया या फिर वो अमेरिका चला गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान अब अलग हो गया तो वो भारत आना चाहता है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। याद रखिएगा, भारत के विभाजन के से पहले अगर वो दूसरे देश में रह रहा हो तो उसे बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता मिलेगी। अब अगला कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति जो किसी भारतीय नागरिक से शादी कर ले तो उसे भारत में 7 वर्ष तक रहे तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए पहले जम्मू कश्मीर में क्या था, देखिए जम्मू कश्मीर में रूल जो है बहुत 370 जब लागू था उससे बहुत ख़राब था। पाकिस्तान का कोई आदमी अगर मान लेते हैं जम्मू कश्मीर की किसी लड़की से शादी कर लेता है, ठीक है, तो उस आदमी को भारतीय नागरिकता मिल जाती थी। ये बहुत ही ख़राब रूल था, लेकिन अब क्या है 370 को ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, मान लेते पाकिस्तानी व्यक्ति ही क्यों ना है, उसे अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर की लड़की से वो शादी करता है, या मान लेते हैं जम्मू कश्मीर का लड़का पाकिस्तान की लड़की से शादी करती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए पाकिस्तानी लड़का भारत में आता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, अब उसे 7 वर्ष भारत में रहना होगा। शादी करना तो कंडीशन है ही, शादी कर लिया और उस देश में 7 साल रह लिया तो वो 7 साल वाला क्राइटेरिया यहाँ उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। अगला कंडीशन क्या, देखिए माइनर चिल्ड्रेन, कोई बच्चा जो 18 साल से कम है, माइनर है, ऑफ ए पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का सिटीजन है और उसका बच्चा माइनर है, 18 साल से कम है, तो उसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अभी तक मान लीजिए उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिला है, लेकिन उसके माँ बाप इंडियन सिटीजन हैं, वो बच्चा कहीं भी रह रहा हो, भारत आएगा और भारत में वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना पंजीकरण करवा सकता है एज ए इंडियन सिटीजन। ऐसा बच्चा जिसका जन्म भारत से बाहर किसी दूसरे देश में हुआ है तथा उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, उसे 12 महीना भारत में रहना होगा। यानी कि वो बच्चा, ये वही ऊपर वाला कंडीशन को अच्छा से एक्सप्लेन किए, डी वाला को अच्छा से एक्सप्लेन किए। ऐसा बच्चा जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ है, किसी दूसरे देश में, अमेरिका में हो गया मान लीजिए, लेकिन उसका माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उसको 12 महीना भारत में रहना पड़ेगा, यानी कि 1 साल उसको भारत में रहना पड़ेगा। ऑटोमेटिक उसे रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिक करार कर दिया जाएगा। नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिकरण, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिकरण। या प्राकृतिकरण, इसमें क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू ए पर्सन। देखिए प्राकृतिकरण तरीका के द्वारा जो केंद्र सरकार है या संसद है वो किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती है अगर निम्न में से कोई एक कंडीशन फॉलो करे। पहला समझिएगा, यदि वह व्यक्ति किसी ऐसे देश में आ रहा हो जहां भारत का नेचुरलाइजेशन के जरिए परमिशन देता हो। मान लीजिए कि वो
पाकिस्तान से आ रहा है तो बाय नेचुरलाइजेशन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए यूएसए से आ रहा है तो क्या भारत में यूएसए के थ्रू नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? कुछ देश के साथ प्रावधान है, कुछ देश के साथ प्रावधान नहीं है। तो जिस देश से वो आ रहा है उस देश के साथ अगर परमिशन है बाय नेचुरलाइजेशन तो उसको इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अगला कंडीशन देखिएगा, यदि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता त्याग देता है तथा भारत में अप्लाई करता है तो उसको मिल सकती है। मान लीजिए कि कोई भारत का नागरिक है, कोई कनाडा का नागरिक है और भारत में आता है नागरिकता प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कनाडा की नागरिकता वो त्याग देता है तो भारत में उसको नागरिकता मिल जाएगी। यही एक सिचुएशन है। अगला समझिएगा, तीसरा कंडीशन है, या तो वह भारत में रहता हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पार्टली काम करता हो तो 12 महीने उसे भारत में रहना होगा अप्लाई करने से पूर्व। देखिए अब क्या है कि बहुत लोग विदेशी नागरिक हैं लेकिन उसको कुछ जॉब के पर्पज़ से भारत में रहना पड़ता है, और अगर वो जॉब के पर्पज़ से भारत में रह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता है, ठीक है, पार्टली काम करता है, आधा भी काम करता हो तो चलेगा, पार्टनरशिप के रूप में भी काम करता है, तो उसको 12 महीना कम से कम भारत में रहना होगा इस प्रक्रिया के द्वारा अप्लाई करने में, तभी वो अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा मान ही ले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसे माने या ना माने। अगला कंडीशन, यदि वह पार्टली भारत में रहता है तथा पार्टली विदेश में रहता है तो पिछले 14 साल में वह भारत में कम से कम 11 वर्ष भारत में बिताया हो, तब हम उसे नेचुरलाइजेशन के तरीके से भारतीय नागरिक प्राप्त हो सकते। जैसे देखिए पिछला 14 साल में से 11 साल उसको भारत में बिताया हुआ होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अब इसको शायद कम कर दिया गया है, इसको शायद 5 साल कर दिया गया। देखिए यहाँ पर कहीं प्रावधान दिया हुआ है। एक्वायर यानी कि कोई ज़मीन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए यदि भारत किसी दूसरे देश का कुछ पार्ट को भारत में मिला दिया जाता है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान को जीत लेता है, तब क्या होगा, उस जो पार्ट जीता है भारत में मिलाया गया है उस पार्ट को स्वतः भारतीय नागरिक कहलाएंगे। यानी कि पाकिस्तान है, ये इंडिया है, पाकिस्तान को अगर इंडिया जीत जाता है, एक्वायर कर लेता है, तो पाकिस्तान का जो नागरिक है वो स्वतः इंडियन नागरिक कहला जाएंगे। ये हो गया दूसरा सिचुएशन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो वो है यूएसए। याद रखिएगा, दोहरी नागरिकता जो है वो संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार, ठीक है। किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू है, तो याद रखिएगा 1949, और डेट कब याद है, 26 नवंबर 1949 से नागरिकता का प्रावधान लागू कर दिया गया था। किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों को श्रेणी, ठीक है, को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था, तो याद रखिएगा 2005 OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आपको प्रवासी भारतीय नागरिक को 2005 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। हम तो बता ही चुके पहले कितना अमेंडमेंट हुआ है इसमें संशोधन, वो हम यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। देखिए 1986 में हुआ संशोधन, 92 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। 2005 में जो हुआ था यहाँ पर ओवरसीज OCI को ऐड किया गया था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसको ऐड किया गया था। अब देखिए कुछ हम लोग अंतर समझ लेते हैं, NRI, OCI और PIO में क्या अंतर है। NRI क्या होता है, जो ये तीनों को में अंतर समझिएगा। NRI को क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्त है, और OCI को विदेशी नागरिकता प्राप्त है। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक है जो विदेश में स्थायी रूप से रहता है, ठीक है, विदेश में स्थायी रूप से रहता हो, यानी कि अगर वो विदेश जाता है काम करने के लिए और भारत से ज़्यादा वो विदेश में रहता है, फॉरेन में उसको ज़्यादा देर रहना पड़ता है, इंडिया में बहुत कम दिन के लिए आता है, वो कहलाएगा NRI। लेकिन OCI क्या है, OCI है कि वो विदेशी नागरिक है लेकिन भारत में काम करने के लिए आता है। इसको फुल फॉर्म होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इन्हें भारत में लंबे समय तक काम करने के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होती है। याद रखिएगा, अगर किसी को OCI कार्ड मिल जाता है, OCI कार्ड, ठीक है, तो OCI कार्ड मिलने पर ज़िंदगी भर वीज़ा की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। किसी को भी अगर OCI कार्ड मिल जाएगा तो वीज़ा की आवश्यकता उसको ज़िंदगी भर नहीं पड़ेगी। अब PIO यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये देखिए, ये विदेशी नागरिक तो होता है लेकिन इसके पूर्वज भारतीय होते हैं। इसके पूर्वज कौन होते हैं, भारतीय होते हैं। भारतीय मूल के लोग जो विदेश में हमेशा के लिए स्थानांतरित हो गए या विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए, उसको PIO की श्रेणी दी गई है। PIO का कार्ड किसी को अगर मिलता है तो अगले 15 साल तक वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या ये भी आप समझ लीजिएगा, PIO अगर है तो 180 दिन तक भारत में बिना रजिस्ट्री के रह सकते हैं। 180 दिन तक यानी कि कितना हो गया, 6 महीने वो बिना रजिस्ट्रेशन के भारत में रह सकते हैं। ये था आपको NRI, OCI और PIO में अंतर, समझ लीजिएगा, इतना ही अंतर है। अब आते हैं नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। हम लोग तो नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके देख लिए थे, ब्रांड,
ब्रांड। लेकिन नागरिकता के समाप्ति के भी 3 तरीके हैं, उसको समझते हैं। उसका ट्रिक है TRD। टी का मतलब होता है टर्मिनेशन यानी कि समाप्ति, आर का मतलब होता है रिनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक त्याग, और डी का मतलब होता है डेप्रिविएशन यानी कि वंचित। टर्मिनेशन क्या होता है, देखिए इसका कंडीशन समझिएगा। भारत में एकल नागरिकता है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा इसमें रिनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक त्याग क्या है। 18 वर्ष, ये देखिए रिनंसिएशन के लिए उसको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, यानी कि मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता का त्याग कर सकता है। इसकी नाबालिग संतान भी भारतीय नागरिकता खो देता है। यदि मान लीजिए वो रिनंसिएशन के द्वारा अपना नागरिकता त्यागता है, उसका जो बच्चा होगा उसको भी नागरिकता उसको नहीं मिलेगा, परंतु जब वह बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो उसको स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेगा, वो मिल जाएगा। ये है आपका रिनंसिएशन यानी कि स्वैच्छिक त्याग। अगला कंडीशन है डेप्रिवेशन यानी कि वंचित। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो संसद है, भारतीय सरकार है, वो कुछ तरीक़ों से नागरिकता समाप्त कर सकती है, उसको बोलते हैं डेप्रिवेशन या वंचित करना। यदि उसमें से कुछ 5 कंडीशन दिया है। नागरिक ने भारतीय संविधान का अपमान किया हो, मान लीजिए भारत का संविधान का किसी भी तरीके से अपमान किया हो, तो वो भारतीय नागरिकता उसका समाप्त कर सकती है। धोखे से नागरिकता प्राप्त की हो, यानी कि बेईमानी से, धोखे से, चीट के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की हो। तीसरा, युद्ध के दौरान अगर दुश्मन का साथ दिया हो या दुश्मन के साथ अवैध व्यापार किया हो तो उस कंडीशन में भारतीय गवर्नमेंट जो है वो नागरिकता समाप्त कर सकती है। चौथा कंडीशन है 7 वर्षों से ज़्यादा भारत से बाहर रहा हो। अगर कोई 7 साल से ज़्यादा भारत से बाहर रह गया तो भारतीय नागरिकता उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 5वां कंडीशन क्या है, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 साल की कारावास की सज़ा नहीं मिली हो। अगर मान लीजिए पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिली है और ये मिलने के 5 साल के बाद, 5 साल के भीतर उसको किसी भी देश में 2 साल का कारावास नहीं मिला हो या सज़ा नहीं मिला हो तो उसको, या अगर मिल गया हो 2 साल का सज़ा, तो उसको डेप्रिवेशन के द्वारा वंचित कर सकते हैं। यानी कि वो भारतीय नागरिकता प्राप्त किया पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा, ठीक है। तो इस दोनों कंडीशन से अगर नागरिकता मिला है और दूसरे देश में उसको ये नागरिकता प्राप्त होने के 5 साल के अंदर ही उसको 2 साल का सज़ा मिल गया तो भारत से भी उसको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, लेकिन लागू होने में से 5 साल लग गए। 11 मार्च 2024 को ये लागू हुआ, लगभग 4.5 साल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक उसको नागरिकता देना भारत में। जो वहाँ पर सताए गए हैं, जो वहाँ पर प्रताड़ित किए गए हैं, उनको भारत में नागरिकता मिलेगी। और उस वहाँ के अल्पसंख्यक समूह को, तो वहाँ पर बहुसंख्यक कौन है, मुस्लिम है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन है, मुस्लिम है। इसलिए ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है, मुस्लिमों को छोड़कर अन्य धर्मों पर लागू होता है, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन सब पर लागू होता है। अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इन सब में से किसी भी धर्म में से लोगों को प्रताड़ित किया गया, सताया गया है, तो भारत में उसे कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, कैसे नागरिकता मिलेगी, वो इस एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बताया गया है। भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए पहले जो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर यदि वह पार्टली भारत में रहता था, पार्टली विदेश में रहता है, पिछले 14 साल में से उसको कम से कम 11 साल भारत में बिताया गया हो, तो ये 11 साल को हटाकर अब 5 साल कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। यही है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, 5 साल कर दिया गया है। नागरिकता की परिभाषा जो है किस आर्टिकल में, पूछा था क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। जैसे आपसे पूछेगा बजट शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 जो है वो बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोलता है। उसी तरह नागरिकता की परिभाषा जो है वो किसी भी अनुच्छेद में नहीं की गई है। ये नागरिकता जो है वो एक यूनियन लिस्ट का पार्ट है, संघ सूची का पार्ट है। और नागरिकता देने का अधिकार हमारा संसद को है, यानी कि संसद में भी गृह मंत्रालय को दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछता है किस समिति के सुझाव पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 पारित किया गया था, आंसर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और पूछता है कि NPR और NCR में क्या अंतर होता है। जैसे नेशनल, NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और NCR का मतलब होता है नेशनल सिटीजन रजिस्टर। दोनों में अंतर, मेन अंतर ये है, NPR जो है वो देश में जितने भी पर्सन रहते हैं उसका डाटा कलेक्ट करना, जबकि NCR क्या है, सिर्फ भारतीय नागरिक का डाटा कलेक्ट करना। दोनों में अंतर यही है। देखिए
इसमें देश के सामान्य निवासी, कोई भी निवासी हो, विदेशी भी आएगा तो उसका भी डाटा रखेगा। सामान्य निवासियों का डाटा होता है इसमें, उसका जन्म तिथि, जन्म स्थान, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता अगर घोषित है तो ऐसी जानकारी होती है। इसका इस्तेमाल सरकार योजनाएं लागू करने के लिए करती है। एनपीआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि एनसीआर जो है, ये एनसीआर, इसका उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करना है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा है, यानी कि केवल भारतीय नागरिक का पहचान करना है, और जो लोग इलीगल तरीके से आए उसका पहचान करना है। एनसीआर क्या होता है, इसमें भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। इससे पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। देखिएगा, एनसीआर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले कब तैयार किया गया था, 1951 में तैयार किया गया था। एनसीआर में केवल उन भारतीयों के नाम शामिल हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहे थे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछ देगा तो 99% लोग फेल कर जाएंगे। और एनसीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक हैं और कौन नहीं, ये अंतर था। तो यही था मेरा नागरिकता का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो फैलाइएगा।